अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 24 स्टार्ट करते हैं। ये साइड पे होके बैठे बेटा, ये सवारियां बिठा लें। ये आप साथ हो जाए ना, साथ हो जाए, उठना नहीं है, अब साथ हो जाना सब ने। कंडक्टर आपका कह रहा है गाड़ी का सवारियां बिठा लें साथ। शर्म नहीं आती, रोज ही ऐसे करना है। अच्छा जी, एक मिनट, क्या भाई एसी का ऊपर कर दें तारिक भाई। भाई पिछली हाइब्रिड क्लास में उसके बाद मसला नहीं आया था आवाज का, देख लो। अच्छा जी, सब बच्चे अपने पास टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अवेलेबल रखेंगे अब मंडे ऑनवर्ड्स। वैसे मेरी तरतीब ये होती है कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे अगले दिन लाजमी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, या एक दिन उससे आगे चला जाता है अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही हो जो कंक्लूड ना हुई हो तो वो करके फिर टेस्ट, यानी कि टेस्ट हम टेस्ट के फ़ौरन बाद डिस्कस कर लिया करते हैं, वापसी का इंतज़ार नहीं करते। पहले टेस्ट चूँकि ज़रा आसान थे, सिंपल थे, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चीज़ें करवा रहा था तो मैं इसलिए डिस्कस उनको नहीं कर सका था। तो मंडे ऑनवर्ड्स हर वक्त दोनों टेस्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है, हार्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। जो नहीं है वो भी मंडे तक मिल जाएंगे आपको, जो आपके अटैच कर दिए गए थे वो भी आपके पास होंगे, रखने हैं आपने, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को हर रोज़ एक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता चला जाऊंगा, उसके जो प्रॉब्लम होगी आपकी वो डिस्कस होगी, ठीक है। तो मंडे ऑनवर्ड्स टेस्ट आप लोगों ने अपने पास रखने हैं लाजमी, ठीक है। दूसरी क्लास को भी आपने मेरे आने से पहले कल सुबह बता देना है, ठीक है। और मंडे तक होपफुली इनके क्वेश्चन पेपर्स भी इनके पास होंगे, सबके पास, सबको क्वेश्चन पेपर दे देने हैं आपने, सब ने अपने क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखना है जब तक कि वो डिस्कस ना हो जाए, ओके। अच्छा जी, आज हमने कोई नया काम कोई नहीं किया क्लास के अंदर, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई सीख ली थी। तो अगर आज मैं आपको रीवैल्यूएशन भी आपकी तरफ फेंक देता तो शायद ये ओवरडोज होती। ये वीकेंड है, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा चांस है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे का सारा फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का जो है वो हम पक्का कर लें। देखें, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के टॉपिक में देखा जाए तो सिर्फ अब रीवैल्यूएशन रह गई है। बेटा आपस में बातें नहीं करें, फीमेल स्टूडेंट्स भी क्लास का ही हिस्सा होती हैं, प्लीज। रीवैल्यूएशन सिर्फ रह गई है अगर टॉपिक देखा जाए तो, इसका मतलब, और वो भी रीवैल्यूएशन जो है ना पहले लेक्चर्स में समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद तो फिर सिनेरियोज ही चेंज होते रहते हैं, कभी स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवीजन कर रहे थे, कभी एंड पे कर रहे थे, कभी मिडिल में कर रहे होते हैं, फिर हम नोट बनाने की तरफ चले जाते हैं। नोट के अंदर क्या होता है, जो सीखा होता है बस उसी को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टॉपिक का एक साइजेबल पोर्शन हम रीवैल्यूएशन के अलावा कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना आज ज़रूरी थी, ठीक है। और जो होमवर्क हमने जो हम होमवर्क देता रहा हूँ मैं, यहाँ से देखें अब, ये इस वक्त लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर 20 के हैंडआउट का होमवर्क है जो एक डिस्कस होने से रहा हुआ है। अकमल ब्रदर्स मैंने करवा दिया था, ये रहता था, तो इससे ऑनवर्ड्स हम चलेंगे और जो जो क्वेश्चंस हैं होमवर्क के अंदर या करवाए हैं या उनमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है मैंने, और नया हैंडआउट तक आज नहीं दिया, ठीक है। उसके लिए इसलिए कि आप लोग आज का दिन कल का दिन लगा के जितना अभी तक पढ़ा है फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का उसको बिल्कुल एग्जाम लेवल पे लेकर आ जाएं, ठीक है। और आई एम टेलिंग यू कि टेस्ट मुश्किल हो सकता है, बुध तक जाते जाते हम नोट बना लें टेस्ट मुश्किल हो, इसलिए जहनी तौर पे आप तैयार रहिएगा। तो ये जितना काम किया हुआ है ये काम आपका संडे को ओके हो जाना चाहिए, ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, हमने एक्सचेंज के 3 सिनेरियोज पढ़े थे, एक्सचेंज के नहीं, बेसिकली एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में नए एसेट की कॉस्ट डिटरमिन करने के 3 सिनेरियोज हमने पढ़े थे। ये ऊपर एग्जांपल्स थी इस हैंडआउट के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व करना है। रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा देखें, हैंडआउट मत ढूंढे, मेरे ख्याल में फिलहाल नहीं मिल रहा, तो ठीक है, आप बस सवाल देख लें। अब खड़ 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 चल ही रही है क्लास के अंदर, नहीं लग रहे थे, इसका भी हल निकाल लिया जी। आज इंशाल्लाह बुक प्रिंटिंग में चली जाएगी, तो नेक्स्ट वीक में होपफुली आपको वो बुक मिल जाएगी, घर जाने से पहले पहले उम्मीद है आप ले जाएंगे। और मैंने जब बुक के अंदर ना लेक्चर नोट्स जितने मेरे सामने आए थे, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही डल गए होंगे हर टॉपिक के, कोई क्वेश्चन शायद रह भी गए हों, कुछ नए क्वेश्चन भी हर दफ़ा उस्ताद डाल रहा होता है, कोई नई एग्जाम्पल आ जाती है, कोई पुरानी डिलीट हो जाती है, लेकिन पिछली दफ़ा के जो हैंडआउट्स थे किसी न किसी हद तक वो मैंने बुक के अंदर डाल दिए। 6 चैप्टर्स पहले वॉल्यूम के अंदर हैं,
ठीक है। IS 16 है, 36 है, 20, 23 और 40 ये एक चैप्टर बनता है। ये है IS 1 है, सेमिशन इक्विटी, और IS 8 है, चेंज पॉलिसी वाला स्टैंडर्ड। 6 चैप्टर्स, 11 में से 6 चैप्टर पहले वॉल्यूम में है, तो उसके हैंड आउट जो होते हैं ना क्लास के अंदर, लेक्चर नोट्स, वो भी मैंने उसके अंदर डाल दिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये हैंड आउट्स आपको इस तरह से संभालने नहीं पड़ेंगे, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। फिर भी टॉपिक के, हर टॉपिक के एंड पे मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे दिया करूंगा कि लेक्चर 1 में हमने ही क्वेश्चन पेज फलां का क्वेश्चन फलां किया, लेक्चर 2 में क्वेश्चन फलां पेज फलां, इस तरह से करके एक चेकलिस्ट भी होगी, ताकि वो पूरा टॉपिक रिवाइज करते हुए आपके पास वो हैंडआउट्स रहें और वो ज़रा कम हो, ताकि आप संभाल भी सकें। फिर भी मैं फोटो कॉपियर पर अवेलेबल रखूँगा, उनको एंड पे भी आप देख सकें, लेकिन हैंडआउट्स कोशिश की है कि वो बुक का पार्ट बन जाए, ताकि इस तरह से ये ढूंढने ना पड़े और कैरी ना करने पड़े, ठीक है ना। अच्छा, तो बहरहाल आप लोगों को जी मैंने तो यही अर्ज़ करनी है उन्हें कि अगर आपको एक हफ्ते में नहीं भी देनी किताब तो हम और सब्र कर लेंगे, लेकिन आप ज़रा सही हिसाब दे दीजिएगा। बहरहाल ये मेरी रिक्वेस्ट करने वाली बात ही है, बाकी तो फिर वो जाने उनका काम। कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट करो, कैसे कंप्यूट करो? जर्नल एंट्री करो या डिस्पोजल अकाउंट बनाओ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जिसने डिस्पोजल का अकाउंट बना दिया इस सवाल में, उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने जर्नल एंट्री कर दी उसको भी मिलेंगे, और जिसने सिर्फ प्लस माइनस लिख के चीज़ें, देखो ना, गेन लॉस निकालना हो तो बुक वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं सेल प्रोसीड से, गेन लॉस आ जाता है ना, जिसने ऐसे कर लिया उसको भी नंबर मिलेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन मैंने जर्नल एंट्रीज से पिछली क्लास में सोल्यूशन सॉल्व कर दिया, इधर सोल्यूशन था भी इस हैंडआउट के अंदर मौजूद है, इसी तरह से था, ठीक है ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पक्का रहेगा। ओके, अच्छा जी, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आपका जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होती है और उसकी एक्यूमुलेशन डेबिट होती है, और कैश क्रेडिट भी हो सकता है, पे हो तो डेबिट भी हो सकता है अगर रिसीव हो तो। एडिशनल स्टेप आया था एसेट अकाउंट में नए एसेट की कॉस्ट का डेबिट होना। तो आपसे मैंने कहा था ये एसेट अकाउंट में जो नए की कॉस्ट डेबिट होनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 डिफरेंट सिनेरियोज अवेलेबल हो सकते हैं, जिनमें सिनेरियो 1 सबसे फेवरेट है आईकैप का। अकमल ब्रदर में किया था मैंने क्लास के अंदर सॉल्व, और कल जो होमवर्क दिया है उस सवाल के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट था, आईकैप इसी को ही यूज कर रहा है। बहरहाल कॉस्ट ऑफ न्यू निकालनी हो, ठीक है, तो 3 डिफरेंट सिनेरियो से ये तीनों के ऊपर सवाल आईकैप ने दिया था, ठीक है। पहला ये इस तरह से ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन 1 है, ये ऐसे चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है और ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरह से ट्रांजैक्शंस थी। ओके, तो 1 ट्रांजैक्शन में पहले एसेट गिवन अप के बारे में 3 चीजें बताता है, फिर एसेट रिसीव्ड के बारे में 1 चीज बताता है, और सबसे ऊपर कैश लिखा हुआ है। कैश रिसीव है तो पॉजिटिव साइन है वो कह रहा है, और पेड हुआ तो नेगेटिव, यानी हमारे एक ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव हो रहा है, दूसरे में पे हो रहा है, और ठीक है ना। अच्छा, अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या सिखाया हुआ है कि आपने जर्नल एंट्री को लिख लिया करना है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या है डिस्पोजल की? एक्सचेंज वाला डिस्पोजल हो तो जर्नल एंट्री क्या है बोलो जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, ये है जर्नल एंट्री हम जो लिखा करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, और कैश डेबिट अगर रिसीव हुआ है तो, क्रेडिट अगर पे हुआ है तो, ठीक है। अगली बात, हमारे इस पहले ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा कैश पॉजिटिव आ रहा है, यानी रिसीव हुआ है। उसने बताया था ना पॉजिटिव का मतलब रिसीव है, कोई रूल थोड़ा ही है, इसने कहा था पॉजिटिव जो लिखा हुआ वो रिसीव्ड है। वो ये भी कह सकता था कि पॉजिटिव पेड है और नेगेटिव उसकी मर्जी है, निशानी देनी है ना, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है हमारा, पहले ट्रांजैक्शन रिसीव हो रहा है, तो फिर जनरल एंट्री में कैश डेबिट, ठीक है, और एसेट अकाउंट पुराने की कॉस्ट से क्रेडिट हो गया। ये जनरल एंट्री हमने पहले लिख ली। अब डाटा उठाना शुरू कर देते हैं जी, ठीक है। सवाल के अंदर आए, सबसे पहले कैश पेड लिखा हुआ था, बोलो, या रिसीव्ड? तो 1.1 से कैश रिसीव्ड, कैश डेबिट कर दिया आपने एंट्री में, ठीक हो गया। एंट्री लिख लो ना सारे अपने रजिस्टर के ऊपर, देखो लिखो, ये आपने करना है काम। अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, सिर्फ उसको देख ले, लेकिन अगर नहीं है सवाल के, कितने जन अटेम्प्ट किया वैसे ये सवाल अभी तक? हालत तो अच्छी है इस क्लास की दूसरी से। हाइब्रिड वाले आप भी हाथ खड़ा किया करें, 2-3 बच्चे खड़ा करते हैं क्या? बाकी करके नहीं आए या कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहे हम? हाइब्रिड के हालात खराब होते जा रहे हैं जी। आता हूं मैं आज इंशाल्लाह, क्लास के बाद निकलना नहीं है, मुझे मिल के जाना है सबने, ठीक है। कर लेता हूं मैं तुम लोगों को सेट।
ऑनलाइन वाले तो हैं ही बड़े अच्छे, ठीक है, वो तो सारे बच्चे रोज़ का लेक्चर रोज़ सुन रहे हैं, काम रोज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये ना हो कि जिस दिन क्लासेस फ्री हों, अगस्त के 3-4 तारीख को, जुलाई की आखिरी तारीख, अगस्त की 3-4 हो ही जाती है, जब क्लासें फारिग हों तो वो ये नहीं चाहते कि हम सर को फ़ोन करके कहें सर 25 लेक्चर रह गए, 30 रह गए, 35 रह गए, क्या करें। वो तो रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं साथ। ऑनलाइन वाले तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वो तो फ्लेक्सिबल टाइम वाले हैं, वो तो दिन रात में जो बेस्ट टाइम होता है वो देते हैं अपनी पढ़ाई को। आपकी तरह थोड़ा ही है वो लोग जी। अच्छा, एंट्री लिख लीजिए आपने। चलें अब डाटा उठाते जाएं। सबसे पहले क्या आ रहा है जी? कैश रिसीव्ड है, तो 1.1 कैश अकाउंट में डेबिट हो गया। नेक्स्ट, एसेट गिवन अप यानी ओल्ड एसेट, और एसेट रिसीव्ड यानी न्यू एसेट जी। एसेट गिवन अप में ओरिजिनल कॉस्ट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 10.3, ये एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे आप, ठीक हो गया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने क्या करनी होती है? डेबिट करनी होती है एक्यूमुलेशन अकाउंट में से, जाने वाले एसेट की, ठीक है। एक्यूमुलेशन गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है। कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस ले लें तो ये क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 3.9। तो एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट कर लो 3.9 से, ठीक है, समझ तो आ रही है ना। अच्छा, अब उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला? देखो, हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट भी कर लिया पुरानी कॉस्ट से, एसेट को डेबिट भी कर दिया, कैश भी रिकॉर्ड कर लिया। एडिशनल स्टेप क्या आया था? न्यू एसेट को एसेट की कॉस्ट, न्यू एसेट की कॉस्ट को एसेट के अकाउंट में डेबिट करना है। अब ये 8.5 है जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू, और 7.1 है आने वाले नए एसेट की फेयर वैल्यू। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ गए, उसने कहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। इसका मतलब ये होता है कि गिवन, अंग्रेजी मुश्किल लिख दी उसने, यानी कि दोनों की ही फेयर वैल्यू गिवन है। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम क्या करते थे? हम न्यू की फेयर वैल्यू को इग्नोर करते थे, और ओल्ड की फेयर वैल्यू में प्लस, अगर कैश पे किया है तो प्लस कैश, और रिसीव हुआ है तो माइनस कैश। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो अब एसेट अकाउंट के अंदर हम 8.5 कैश रिसीव हो रहा है, माइनस 1.1 कितनी कॉस्ट आएगी? 7.4 हम ले लेंगे, ठीक है जी, ओके। ले भाई, तो 7.4 से एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट नए की कॉस्ट है। ये सब लिखें और गेन लॉस निकालें। गेन है या लॉस है बताएं जी। जी 2.1 क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो ये क्या है? गेन है। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर आ गई, गेन जी। कोई क्वेश्चन है इस ट्रांजैक्शन में तो पूछिए। ये पहली ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन है आपसे। कैश डेबिट इसलिए होगा कैश रिसीव हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, सॉरी रिसीव हुआ है ना, तो 1.1 आंसर यही आता है ना। आंसर 2 जरा गलती से शायद मैं उधर लिख दिया जी। सही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2, येलो वाली ट्रांजैक्शन। अगेन सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अंग्रेजी में जर्नल एंट्री को लिख लेंगे। इससे अच्छा तो मैं दोबारा लिख लेता। ये कह रहे हो ना? हाँ, ये जी एंट्री आ गई जी। एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, कैश क्योंकि कैश पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट। ट्रांजैक्शन देखकर ही करते हैं ना अंग्रेजी में एंट्री, कम से कम एक बार पढ़ते तो हैं, ठीक है। और एसेट अकाउंट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होना है, ठीक है। अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले कैश पेड हो रहा है, कैश पेड है तो लिखो अपनी जर्नल एंट्री में कैश को क्रेडिट 2.1 से। उसके बाद एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों को नेट करो, क्या आंसर आता है जी? 5.1 क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल।
ठीक है, डेबिट करो अपनी एंट्री में इसको, सही है। अच्छा जी, अब कैश भी रिकॉर्ड हो गया, पुराने की कॉस्ट भी निकाल दी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल दी। अब आ गया नए एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको डेबिट करने का मरहला, जिसके पीछे ये कॉन्सेप्ट चला था सारा। ठीक है, अब आए हम सवाल की तरफ, देखा सवाल ने हमारी तरफ देखा, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और ओल्ड की कॉस्ट और ओल्ड की फेयर वैल्यू और न्यू की फेयर वैल्यू गिवन है, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन ने कहा इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड यानी न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। देखो ना, यहां पर उसने एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दी हुई है, एस्टिमेट देकर कहता है ज्यादा एविडेंट जो है ना वो नए की ही है, मतलब पुराने की नहीं है फिर। ठीक है, तो मतलब अंग्रेजी मुश्किल है, कहने का मतलब यह था कि ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। अगर ऐसी सूरत हो कि सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन हो तो आपको क्या कहा था, ये न्यू की फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट है, तो आप एसेट अकाउंट में डेबिट कर दोगे 9.0 को, गेन लॉस कैलकुलेट कर लो जी। 0.4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आ रहा है, तो ये क्या है जी, हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, ये दूसरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आ गई। ये जर्नल एंट्री जरूरी नहीं थी, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते थे, तो मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी, जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। ठीक है, सही है जी। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन, सब कुछ ही उड़ रहा है, अगर नहीं उड़ रहा तो जो उड़ाना है वो नहीं उड़ रहा। अच्छा जी, एंट्री लिख ली हमने पहले जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट डेबिट, कैश की जगह खाली छोड़ दी मैंने, उसकी वजह यह है कि हमारी ट्रांजैक्शन में कैश पे ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं जी हम अपनी तरतीब से। जी बेटा, करवाया तो था। तारिक भाई एसी का रिमोट लेके आइएगा, तारिक भाई बैठे हैं। अच्छा जी, जी स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और वो है हमारे सवाल के अंदर 14.5, लिख लिया जी। स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, वो इन दोनों को डिफरेंट निकालने से इनसे कितना आता है 11.1, ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई डिस्पोजल की। ठीक है जी, ओके। उसके बाद स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश है ही कोई नहीं। स्टेप 4 एसेट अकाउंट में नए एसेट की कॉस्ट लिखनी है। अब आए हम सवाल की तरफ, और वही हुआ, हमने सवाल को देखा, सवाल ने हमें देखा, दोनों की फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड गिवन थी, और अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है कि इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल, यानी कि दोनों की फेयर वैल्यू नॉट गिवन, रिलायबली मेजरेबल ही नहीं है। ठीक है, इनको ना ऊपर करना है तारिक भाई, पहले वाले को करने, बाकियों को तो बेशक रहने देते जी। इसका मतलब दोनों की ही फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 पॉइंट, जी को क्वेश्चन है, हमें 11.1 यानी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड में प्लस माइनस कैश करना पड़ेगा, लेकिन कैश है ही कोई नहीं, इसलिए 11.1 ही हमारे न्यू एसेट की कॉस्ट बन जाएगी, तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। 3.4 है बुक वैल्यू, 3.4 आप, ओ सॉरी सॉरी कंपटीशन है, सॉरी सॉरी, इधर देखें, ये देखें जी, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस 0, तो 3.4 ही आ गया, नो गेन नो लॉस। मैं एक बार बेटा इकट्ठी कर देता हूँ, सारों की इकट्ठी तस्वीर ले लें। ले, अब मेरा कोई कसूर नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों है, लड़ाई होगी एसी नाल?
ठीक है जी, चलें आगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, छोड़ दें यार बस, ठीक है ऊपर करना है सबको, कर दें यार ऊपर बस। खबरदार किसी ने एसी की तरफ देखा, मैं उस तरफ मुंह कर देना आप तुम लोगों का। ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं इस क्वेश्चन में तो पूछ लें। नो सर। चलें आगे यस सर। जी। हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? उसके बाद जी हमारा ये वाला हैंड आउट शुरू होता है जी 21। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 होमवर्क में दिए थे। ये डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि डिस्कस करके होमवर्क में दिए थे। इनका सोल्यूशन इंशाल्लाह मंडे को आपको मिलेगा, ठीक है। मंडे को इसलिए कि अगर किसी ने नहीं किया तो वो कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं एक ही बुक लड़। बेटा आपने सवाल कर लिया ना सवाल, तो तसल्ली रखें, मंडे को मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन इन जिनके नहीं मिले वो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ अवेलेबल हैं, कुछ बन जाएंगे। अवेलेबल जो हैं वो भी नहीं देने। क्यों? आप ट्राई कर लेना, आपके पास संडे है, आप एक बार फाइनल वाली ट्राई, जिन्होंने किया हुआ है वो कुछ ना करें, उन्होंने तो बस जस्ट चेक करना है जिस दिन बात होगी। लेकिन मेरी तो सजेशन ये है कि संडे क्योंकि आ गया है और लेक्चर्स हैं ही टोटल कितने, ये 9th लेक्चर है, आगे 10th लेक्चर है, 10 लेक्चर हैं। पहले 3-4 लेक्चर में तो वैसे कुछ आज की चीज़ नहीं थी यार। आप दोनों खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, क्लासेस वाले भाई और अपने साथ वाले को लेके पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। जय सॉरी बाद में बेटा, अभी फिलहाल तो पीछे चले जाओ ना, फिर देखते हैं। जल्दी कर लो यार, टाइम नहीं है, जल्दी करो। आओ रेड कैप वाले, तुम भी क्लासेस वाले को लेके, हाँ तुम दोनों भी पीछे चले जाओ, जल्दी करो। रेड शर्ट ब्लू कैप वाले भाई, अपने ग्लासेस वाले भाई को साथ लेके पीछे चले जाओ, चलो। हाइब्रिड में कौन बोल रहा है जी, बताएं जी। हाइब्रिड में कौन कौन बोल रहा है, बता दो, बता दो, बता दो। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, मैं देख लूंगा इनको। ये बोल रहा है वाइट कपड़ों वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वाइट कपड़ों वाले एंड पे बैठे हो। ये स्टाफ का बंदा तो नहीं? अच्छा कोई वहाँ पे, अच्छा जी ठीक है। ओके जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी चाहत तो ये होगी कि देखें डिस्पोजल जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेकर आप एंड तक अगर कोशिश करके रिवीजन कर लें तो ये टॉपिक सारा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब इनमें जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, देखें चेंज इन एस्टीमेट में जब आप आएंगे तो चेंज इन एस्टीमेट के अंदर कोई 1-2 सवाल तो रिवीजन के लिए करेंगे ही, ठीक है। जो किए हुए हैं वो पढ़े रहे हैं, उनको मंडे को चेक कर लेना, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन मंडे को ही मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे थोड़ी है, ऐसे करूँ बंद है। अच्छा, उसके बाद लेक्चर 22 स्टार्ट होता है। लेक्चर 22 के अंदर हमने क्वेश्चन 1 क्लास में किया था, लेकिन इसके अंदर मैंने कॉस्ट, अच्छा इसकी पहले ज़रा थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं, ये ज़रा ताज़ा ताज़ा काम है ना, ठीक है। बात ये हुई थी कि अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट से प्रिपेयर होता है तो एडिशन के वक्त क्या एंट्री करते हैं हम, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर ये एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बने तब भी एंट्री यही रहती है, ठीक है। अच्छा, अब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है या बुक वैल्यू बन रहा है, डिफरेंशिएट करने वाली चीज होती थी ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री। कि अगर हम एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाते थे तो मतलब ये होता था कि एसेट के अंदर होने वाली कमी को हमने एसेट अकाउंट के अंदर नहीं फेंकना, अलग अकाउंट में रखना है, जिसका नाम हमने रखा था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसीलिए तो एसेट अकाउंट में हमेशा कॉस्ट बड़ी रहती थी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम किया करते थे, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन जब हमने एसेट अकाउंट को, कहाँ गया, लेकिन जब हमने एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाया तो फिर हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो गई थी, जिस वजह से वो बुक वैल्यू पे बन गया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेशन को क्रेडिट किया ही नहीं, वो वजूद में आया ही नहीं, एसेट के अंदर होने वाली कमी भी एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी, तो फिर एसेट अकाउंट ही कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू शो करने लग गया। इसी एंट्री की वजह से एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे गया था। पहली एंट्री की वजह से तो वो कॉस्ट से पड़ा रहता था, ठीक है। ये दो बातें होंगी, एडिशन और डेप्रिसिएशन। फिर हमने बात की कि डिस्पोजल की एंट्री जब हम एसेट अकाउंट कॉस्ट से बनाया करते थे तो क्या होती थी,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट, और प्रॉफिट लॉस बैलेंस फिगर कभी डेबिट कभी क्रेडिट, हम डेबिट ही लिख लेते हैं जरा। अब अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो फर्क क्या आता था, आज एक पूरा सवाल मैंने भी करवाना है, वो जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल था ना, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो उसके बुक वैल्यू के ऊपर करवाना है, रिवीजन इसकी होनी है, इसलिए तो थोड़ी सी ये बातें भी कर रहा हूँ। अच्छा, एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू में बन रहा है तो इसका मतलब इस भाई साहब ने तो वजूद में ही नहीं होना, अगला बंदा मुंह में चला जाना, तुम्हारे इतनी बड़ी जमाई लिया तुमने मुंह खोल के, बेशर्म आदमी, बैठ जाओ यार आके, बोला मत करो क्लास में। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बन रहा है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का वजूद ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब अगर ये होगा नहीं तो मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट से ही क्रेडिट करेंगे, फिर नहीं, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है उस चीज़ से जो उसमें पड़ी हुई है। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो एसेट अकाउंट में तो बुक वैल्यू पड़ी होती थी, तो फिर हमने कहा था अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू में बना रहे हो तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्या चेंज आती है, एक तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आता इस एंट्री में, और दूसरा एसेट क्या शो करता है एसेट अकाउंट किससे क्रेडिट करते हैं, बुक वैल्यू से। ठीक है, फिर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की बारी आई तो मैंने कहा जो पहले से सीखा हो हमने, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन, अभी ये तो एंट्रीज 3 दफ़ा लिखी हैं, ठीक है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा था ना, क्योंकि एसेट की कॉस्ट अलग आ रही थी और अक्यूमुलेशन हमने निकाली थी, बुक वैल्यू अलग दे रहा था ना वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह से भी हो सकती थी, बहरहाल छोड़ो। एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं कॉस्ट से पुराने की, उसकी डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, ये पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड होता है, कैश रिकॉर्ड करते हैं और नए की कॉस्ट को डेबिट करते हैं, गेन लॉस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनेगा तो ये भाई साहब नहीं आएंगे, और एसेट अकाउंट में से निकलेगा क्या, जो वहां पड़ा होगा, यानी बुक वैल्यू। बाकी एंट्री तो सेम थी, यहाँ पर एक्यूमुलेशन है नहीं, एसेट अकाउंट पुराने की बुक वैल्यू से क्रेडिट हो रहा है, बाकी एंट्री सेम, ठीक है ना। ये 2 स्टेप्स मिलकर एक बन जाते थे। तो ये सारा था हमारा एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करना हो अगर बुक वैल्यू पे, तो क्या क्या फर्क आते हैं, ये बात हमने की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन क्लास के अंदर क्विकली कर लिया था जाते जाते, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशन था और एक डिस्पोजल था, ठीक है। जो एडिशन तो सिंपल होता है, एडिशन है तो कॉस्ट भी आना होता है। देखो ये याद रखो कि एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू भी बन रहा है ना, इसी वक्त फिर भी लिख दूँ, ये बात पिछली क्लास में मैंने नहीं लिखी, भूल गया मैं, तो फिर चलो उनके लिए दोबारा लिख लूँगा, तो आपके लिए भी तब हो जाएगा ये। तो ब्रॉड डाउन भी बुक वैल्यू शो पे आ रहा होता है, ठीक है, और कैरी डाउन भी बुक वैल्यू पे आता है, और डिस्पोजल की भी हम बुक वैल्यू क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ किस पे आ रहा होता है, बुक वैल्यू पे। बस एडिशन ही है जो किस पे आता है, क्योंकि एडिशन की तो बुक वैल्यू होती नहीं ना जिस दिन आता है, ठीक है। और एडिशनल चीज़ क्या आती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री भी इसी अकाउंट में आती है, तभी तो ये बुक वैल्यू पे चला जाता है, ठीक है। तो हमें एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल के वक्त डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए होती है, हाँ एडिशन के वक्त कॉस्ट होती है, ठीक है। अब ये पहला सवाल जो मैंने आपको क्लास में करवाया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर एक एडिशन हो रहा था और एक डिस्पोजल था। डिस्पोजल की हमें क्या गिवन थी, कॉस्ट गिवन, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 पे इसकी कॉस्ट गिवन थी, तो हमने 1 अप्रैल 2010 पे लिखा जी कॉस्ट कितनी थी, 50। ये सवाल मैंने क्लास में करवाया है, कुछ नोट नहीं करना, क्लास में करवाया है, ठीक है ना। फिर 31 दिसंबर हमने कहा जी 10 आएगा, तो ये डेप्रीशिएट होगा पता नहीं कितना, ठीक है जी। उसके बाद बुक वैल्यू पता नहीं कितनी आई थी, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 11 की डेप्रीसिएशन हमने ली थी पता नहीं कितनी, ठीक है जी। और फिर बुक वैल्यू आई थी पता नहीं कितनी। लेकिन ये वो दिन था जिस दिन हमने ब्रैकेट के अंदर लाल वाला 1 जनवरी 12 इसके सामने लिखा था, ठीक है। और फिर हमने कहा था ये एसेट जनाब बिका किस दिन है, 30 जून पर। हमने कहा जी 30 जून 12 तक इसकी डेप्रीसिएशन मजीद माइनस करें, और इसकी जो बुक वैल्यू है 30 जून 12 वाली, ये बुक वैल्यू हमें चाहिए होती है, ऐसे ही है ना। यानी ये दोनों चीज़ें, पहली चीज़ साल के स्टार्ट वाली बुक वैल्यू और दूसरी चीज़ डिस्पोजल के दिन की बुक वैल्यू, ये दोनों चाहिए होती हैं हमें सवाल के अंदर। जो साल के जो डिस्पोजल के दिन वाली बुक वैल्यू है उसको एसेट अकाउंट में से क्या किया करते हैं हम, क्रेडिट, और जो बुक वैल्यू साल के स्टार्ट वाली है उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, बुक वैल्यू मेथड हो तो, ठीक है ना। अच्छा, अब
ये सवाल मैंने क्लास में करवाया था। इसमें सवाल के अंदर कॉस्ट दी गई थी डिस्पोजल की, और कॉस्ट से लेकर हम डेट ऑफ परचेज तक आए थे। कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दी हुई थी, वहां से हम कॉस्ट को लेकर डेट ऑफ सेल तक आए थे। लेकिन जो पहला सवाल होमवर्क में दिया गया, इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फॉलोइंग लेजर बैलेंस अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 13 लिखा हुआ है। एसेट की बुक वैल्यू 80 है, एडिशन है 1, और लिखा हुआ है एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12,000 ऑन यकम जनवरी 13। हमारे साल के पहले दिन उन्होंने क्या दे दी थी? बुक वैल्यू। तो मसला है, हमें कॉस्ट चाहिए ना, हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे बन रहा है। हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो चाहिए ही बुक वैल्यू थी। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये यकम जनवरी 13 की बुक वैल्यू दे रहा है, और हम क्या कह रहे हैं, हमें तो डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए जिस दिन 30/9/13 को इसने एसेट अकाउंट में से निकलना है। ठीक है, तो फिर इतनी सी वर्किंग सिर्फ बनती थी। ठीक है, यानी कि उसने इस स्टेज पे लाके हमें इस सवाल के अंदर खड़ा कर दिया था। हमें कोई नहीं डेट ऑफ परचेज से कॉस्ट को लेकर आने की जरूरत थी। इधर देखो, ये ओपनिंग डेट पे थी ना बुक वैल्यू, हमने निकाली, सवाल ने ये खुद निकाल कर दी थी। यकम जनवरी 13 पर बुक वैल्यू कितनी है? 12,000। लेकिन ये यकम जनवरी 13 वाली बुक वैल्यू हमें डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने के लिए नहीं चाहिए। डिस्पोजल अकाउंट में से तो क्रेडिट करनी होती है हमने बुक वैल्यू डिस्पोजल के दिन की। तो मजीद 9 महीने की डेप्शन हमने चार्ज की, तो 11.1 क्या आ गया? ये बुक वैल्यू आ गई डिस्पोजल के दिन की। तो ये बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से हमने करनी थी क्रेडिट। ठीक है, और ये ऊपर वाली बुक वैल्यू सवाल ने दी हुई है, इसको हमने यूज कर लेना था डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में। दोनों में फर्क समझ आया? तो बोलो, ठीक है ना? तो ये तो उल्टा आसान था। ठीक है, घर पे कितने बच्चों ने ये सवाल ट्राई किए थे? अच्छा, ये दूसरा सवाल है, ये जो मैंने आप डिस्कस किया, तो मैंने करवाया हुआ था ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो मैंने डिस्कस किया, कितने बच्चों ने इस 12 को कॉस्ट समझ कर ले लिया था आगे? अच्छा, कितने बच्चों ने कॉस्ट कैलकुलेट की थी? अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी? मेरा दूसरा सवाल ये है कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती तो क्या हो सकती थी? कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो ना, हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि डेट ऑफ परचेज ही सवाल में मिसिंग थी। वो तो शुक्र है कि हमें कॉस्ट चाहिए ही नहीं थी, एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू बन रहा था। और दूसरी बात, हमें कॉस्ट चाहिए ही नहीं थी, डेप्रिसिएशन मेथड भी बुक वैल्यू वाला था, WDV मेथड था। ठीक है ना? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर वो कॉस्ट का डाटा भी आपको देता। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर डाटा इस तरह का होता सवाल में, इस तरह का फिर ना होता, क्योंकि यहाँ से तो कॉस्ट निकल ही नहीं सकती थी। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जिसने अभी तक ना किया वो कर ले, सोल्यूशन इंशाल्लाह मंडे को सारे मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद ये दूसरा सवाल जो था, इसके अंदर एक मसला तो था, हमारा साल यकम जुलाई 14 से शुरू हो रहा है। तो मैंने आपको कहा हुआ था, जब भी साल 31 दिसंबर से हिल जाए, इस कैलेंडर ईयर से हिल जाए, तो लिख लिया करो सवाल के टॉप पे। ठीक है, तो 30 जून 15 के लिए हमने अकाउंट्स बनाने थे रेलेवेंट। ठीक है, यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 हमारा साल था, और पहला एडिशन है, दूसरा सिंपल डिस्पोजल है, और इसके अंदर भी बुक वैल्यू हमारे साल के स्टार्ट की उसने दी हुई है डिस्पोजल की। तो बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग करनी थी, इधर भी सब वैसे ही। एडिशनल चीज़ क्या थी इस सवाल के अंदर? एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन भी आ रही थी। ठीक है, ओके, और एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन का जो एसेट था उसकी कॉस्ट ही गिवन थी, वो तो सुकून है, वो कॉस्ट को ही लेकर आना था। ठीक है, इतने बच्चों ने ये सवाल भी ट्राई किया हुआ। ओके, वेरी गुड। चलें, तो इंशाल्लाह सॉल्यूशन आप मंडे को मैच कर लेना। अभी मैं आपको ये अगला सवाल सॉल्व करवाता हूँ, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सवाल कितने बच्चों ने अटैम्प्ट कर लिया था कल? कितने बच्चे? ये बहुत कम है। क्यों, क्या हुआ? कल होमवर्क दिया तो था, होमवर्क ज़्यादा था, तो पहले सब होमवर्क नंबर 1 तो ये था। आप नए सवालों की तरफ चले गए, आपने पहले ये वाले सवाल किए सारे, हद हो गई। चले कोई नहीं, ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया ना, वो आपने कर लिए, ये मैं करवा देता हूँ, तो विन विन सिचुएशन हो गई। ठीक है, ओके, चलें, ये सवाल अब मैं सॉल्व करता हूँ आपके साथ बोर्ड के ऊपर, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लें, ज़रा ज़हन शहन तो बना लें। रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 12 एंड 13। यानी कि हमें एसेट अकाउंट बनाना है, नाम उसका है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसा ही है। वो एसेट अकाउंट हमने 2 साल के लिए बनाना है। पहला साल यकम जुलाई 2011 से शुरू होता है और 30 जून, बल्कि यूं लिख लेते हैं,
ये वाला जो मैंने पिछली क्लास में लिखा है ज़्यादा बेहतर है, ये इसी को उठा के ले आता हूँ। ये हाँ। हंसो हंसो हंसो, शायद इतनी देर में आपने लिख ही लेना था। हंसो हंसो, हंस लो, हंस सकते हो तुम लोग जी। ये नज़दीक आ ही गया, बस काफ़ी है। उधर ही है, आ रहा है इधर, देखो ये देखो, ऐसे। चलो वैसे इधर ही काफ़ी है। अच्छा जी सुने आप, हमारे सामने इस तरह से साल लिखे गए दोनों, ठीक है। यकम जुलाई 11 को पहला साल शुरू होता है हमारा, 30 जून 12 पे ख़त्म होता है, और फिर यकम जुलाई 12 को अगला साल शुरू होता है और वो 30 जून 13 को ख़त्म होता है। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस साल में फॉल कर रही है। तो पहली ट्रांजैक्शन यकम अक्टूबर 11 को है, एडिशन है, डिस्पोजल है, जो भी है वो तो बाद में देखेंगे ना। यकम अक्टूबर 11 कौन से साल में फॉल कर रही है? ग्रीन साल में, ठीक है। उसके बाद यकम दिसंबर 11, ये भी पहले साल में। फिर यकम फरवरी 12, ये 12 दूसरा साल हो गया है। नहीं, 30 जून 12 तक साल चलना है पहले वाला, तो पहली 3 ट्रांजैक्शन पहले साल में थी, ठीक है। और चौथी ट्रांजैक्शन 30 नवंबर 12 की, ये दूसरे साल के अंदर, ठीक है। तो सवाल को रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद 2 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें सवाल प्लान हो रहा होता है। बच्चों की एक मिसकंसेप्शन है, सर आप कहते हैं पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के 2 बार सवाल पढ़ें फिर करना शुरू करें, सर इतना टाइम तो पर्चे में होता ही नहीं है। भाई आप लोग इस बात को पर्चों इस बात को टेस्ट में आजमाएंगे, उससे फ़ायदा होगा तभी पर्चे में करेंगे ना, ठीक है। फ़ायदा इससे ही होता है कि आपका सवाल प्लान हो जाता है, वरना कभी कभी ऐसा होता है पूरा सवाल करके आखिरी लाइन में पहुँचने पता लगता है हो ये वाली लाइन पहले पढ़ लेता तो सारा सवाल गलत ना होता, चलो काटो फिर नए सिरे से शुरू करो। प्लस पढ़ा हुआ नहीं होता सवाल, काबू में नहीं आ रही थी चीज़ें। हमारे तो उस्ताद कहा करते थे 3 सवाल पढ़ के किया करो, आपको तो डिस्काउंट दिया हुआ है पूरा 1 दफ़ा का डिस्काउंट, 2 बार सवाल पढ़ के फिर सॉल्व किया करो, तो इससे टाइम बचता है, ज़ाया नहीं होता। अब ये बात किसको समझ लगेगी? जो टेस्ट में इसको आजमाएगा, ठीक है। टेस्ट में हर टेस्ट के अंदर कोशिश होती है टेस्ट टफ हो, ठीक है। तो जब टफ टेस्ट आते हैं तो मार्क्स इंटू 1.8 करना होता है, यानी कि 10 नंबर का सवाल है, असल में ना पर्चे के अंदर होते हैं 180 मिनट, 3 घंटे। 100 नंबर का पर्चा 3 घंटे में करते हो ना रीडिंग टाइम निकाल के, तो 180 मिनट होते हैं 100 नंबर के लिए, तो हर नंबर के लिए 1.8 मिनट बनता है ना। तो आप पर्चे में बताऊंगा, आपको बताया करूंगा, टेस्ट के अंदर भी आपको डिस्कस किया करेंगे। तो जब मार्क्स आए 10 मिसाल के तौर पर, तो 10 इंटू 1.8 किया, तो उस सवाल की करने के लिए आपके पास 18 मिनट है। अब आपने 18 मिनट में सवाल करना है, तो आप पर्चे ये टेस्ट के अंदर आप ट्राई कर रहे होगे कि हमने सवाल को पहले रीड किया एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार सॉल्व करना शुरू किया, और तकरीबन सवाल जो है वो 20-22 मिनट में हो गया, 25 मिनट में हो गया, ठीक है। और जिन बच्चों ने इसको नहीं करना पहली दफ़ा में, तो उनको नुकसान होना है। उन्होंने कहना साथ वाले को तेरे बड़े अच्छे नंबर आए, नहीं मैंने तो रीड करके सवाल किया था, ठीक है ना। तो उससे फिर फ़ायदा हो, तो फिर वो खुद पे अप्लाई कर रहा होता है बच्चा। जब अप्लाई करता है हर टेस्ट के अंदर, तो पर्चे में फिर ही कॉन्फिडेंस होता है कि 2 बार पढ़ के मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा तो मैं कर लूँगा, वरना पर्चे में जाके वो यही कहता है बड़ा टाइम ज़ाया होता है यार, सर ने हमें फेल होने तरीके दसे ने, ठीक है। ये नहीं करना, बस सवाल पकड़ो और शुरू कर दो अंधा तो, ठीक है। पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं, इतना टाइम नहीं होता। जो आजमाएगा और उससे फ़ायदा उठाएगा पर्चे में वही काम करेगा, ठीक है ना। तो हर हफ्ते यूँ समझा करो आई कैप का पर्चा है, ओके। तो करते रहो प्रैक्टिस। अच्छा जी, अब कहता है जी, अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन इट्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 15% पर एनम। फिर ऑन यकम जुलाई 11 साल के पहले दिन, इधर, ठीक है, द नेट बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट 5660। 1000 में सवाल करूंगा जी, क्या है इस जुमले का मतबल? ये कह रहा है कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। ओपनिंग बुक वैल्यू तो है ही है, वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि एसेट अकाउंट भी बुक वैल्यू पे बन रहा है। उसने सिर्फ ये नहीं लिखा ऑन यकम जुलाई 11 बुक वैल्यू वॉज 5660, वो कह रहा है ऑन यकम जुलाई 11 बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट 5660। क्या मतलब? लेजर के अंदर ओपनिंग बुक वैल्यू पड़ी है। लेजर के अंदर तो ओपनिंग बुक वैल्यू तभी बनती थी ना जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा होता था। ये बड़ा साफ सुथरा लफ्ज लिखा हुआ है कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है,
यहाँ पे सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि बुक वैल्यू 5660 है, वो यूं भी लिख सकता था ऑन यकम जुलाई द नेट बुक वैल्यू वाज 5660। इसका मतलब क्या, बुक वैल्यू 5660 है। अब एसेट अकाउंट कॉस्ट से बन रहा है या एक्यूमुलेशन बन रहा है ये क्लियर नहीं है, या बुक वैल्यू बन रहा है ये क्लियर नहीं है। अगर वो यूं लिखता ना कि ओपनिंग बुक वैल्यू 5660 बस, तो ये क्लियर ना होता कि एसेट अकाउंट कॉस्ट से बना रहे हैं ये लोग या बुक वैल्यू पे। लेकिन जो उसने ये जुमला लिखा ऑन यकम जुलाई 11 बुक वैल्यू इन द लेजर स्टूड एट 5660, तो क्लियर कर दिया इस बात ने कि लेजर में बुक वैल्यू आ रही है ओपनिंग, मतलब लेजर बुक वैल्यू बन रहा है, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू भी बन रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्थ का अकाउंट नहीं बन रहा। ठीक है, रिक्वायरमेंट में भी उसने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मांगा था, तो जाहिर सी बात है इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को भी हम किस पे बनाएंगे, बुक वैल्यू पे बनाएंगे दोनों साल के लिए। एक साल का मैंने बनाया क्लास के अंदर, दूसरे साल के अंदर कुछ था नहीं, मैंने कहा बच्चों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, और सही है। अच्छा चले ठीक है जी, फिर शुरू करते हैं काम। मेरे ख्याल से तो काम शुरू करना चाहिए अब बातें तो बहुत हो गई। अब तो आप कौन से बना सकते हो, कैसे बनाओगे? तो फिर नंबर देखेंगे, वैसे ऐसे करेगा नहीं, टेंशन न लें आपको। ठीक है, होती निशानी क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, अगर वो कॉस्ट अलग और एक्यूमुलेशन अलग है तो आपने भी अलग रखना है, और अगर इसे इकट्ठा कर दे तो आप भी इकट्ठा बना देते हैं बुक वैल्यू पे। जी, ये कौन से लेक्चर का होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क ऑफ लेक्चर 22, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आज वैसे लेक्चर 24 है ना हमारा। चलें, आज हैंड आउट कोई नहीं, आज यही हैंड आउट है। आज का हैंड आउट मैं फिर बना के तो दे ही दूंगा आपको, उस पर लिखा होगा एंड में जब दूंगा ना इकट्ठे करके। ठीक है ना, कि क्लास वर्क होमवर्क फलां लेक्चर का डिस्कस हुआ, फिर होमवर्क फलां का डिस्कस हुआ, फिर होमवर्क फलां का। आज कोई नया काम नहीं है, हैंड आउट बना हुआ था लेकिन फिर मैंने रख लिया फिलहाल। ठीक है, मंडे को होपफुली हम रीवैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज नहीं कर पाया, एक तो काम ज़्यादा था, दूसरा रीवैल्यूएशन जिस दिन शुरू हो जानी है उसके बाद फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं कहता हूँ नहीं बस ये भी नहीं करना, कर लेंगे फिर कर लेंगे, छोटी छोटी बातें फिर रहती रह जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये संडे का दिन भी आपको मिल रहा है, अब तक का जो पढ़ना है वो भी पढ़ा हुआ है, वो भी आपने अच्छे से पढ़ना है घर जाके। ठीक है, ताकि रीवैल्यूएशन के दिन जब आप मंडे से जाओ रीवैल्यूएशन हम शुरू करें तो आप सिर्फ रीवैल्यूएशन पे फोकस कर रहे हो, आपको बाकी चीज़ों के अंदर मसला ना रहे। ठीक है ना, तो ये ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज। आज कोई नई चीज़ डिस्कस, वैसे तो आप तो रोज़ ही कहते हैं कुछ नया डिस्कस ना हो, मुझे पता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग बहुत ही वर्क थीव हैं। लेकिन आपको काम करवाना बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि पर्चा तो आपने देना ही है। नाम क्या जी उसने मांगा हुआ है? पौधा एंड मशीनरी अकाउंट, और बनाना इसको किस पे है? एड बुक वैल्यू। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स हम सवाल करेंगे। यकम जुलाई 11 पर ब्रॉड डाउन सवाल ने दे दिया 56,700। ठीक है जी, लो जी नंबर मिलना स्टार्ट, इस फिगर के लिखते हैं। ठीक हो गया, करें शुरू आप। चल अच्छा जी, अब हर ट्रांजैक्शन को मैं हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1 मिनट दूंगा, आपने लिखना नहीं भी है तो दिमाग के अंदर उसकी एंट्री सोच लेनी है। ठीक है, यकम अक्टूबर वाली ट्रांजैक्शन पढ़ें, जल्दी करें। जी कुछ सोचा? ट्रांजैक्शन है अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80 वॉज परचेज्ड। अच्छा जी, किस दिन? ये नहीं लिखा हुआ, वो लिखी तो हुई है पर डेट, ट्रांजैक्शन की डेट तो पहले लिखी हुई है। यकम अक्टूबर 11 को एक नई मशीन जिसकी कॉस्ट 80 थी वो हमने खरीदी, एडिशन है। अ सम ऑफ 30,000 वॉज पेड ऑन द सेम डेट, इसी दिन पे कर दिया, एंड बैलेंस वॉज पेड ऑन 31 मार्च 12, जिस दिन मर्जी फिर पे हुआ।
यकम अक्टूबर को तो नहीं ना पे हुआ सारा पैसा, तो 30,000 का एसेट यकम अक्टूबर को रिकॉर्ड कर लेंगे और 50,000 का एसेट 31 मार्च को। नहीं, पैसे पे करेंगे तो एसेट रिकॉर्ड हो सकता है। हमने तो उधार पे आज तक एसेट कभी खरीदा ही नहीं। जिस दिन से फिक्स एसेट का टॉपिक शुरू किया आज तक हमने उधार पे एसेट खरीदा ही नहीं। हमने बेसिक्स में ये सीख लिया था। अभी यहाँ पर तो थोड़ी चीज़ें वैसे सीख रहे थे ना, आहिस्ता आहिस्ता बचपन में थे तो ट्रांजैक्शन आ गई। उधार 1 रुपया भी नहीं दे, सारे का सारा भी उधार पे उठा सकते थे। ये तो कुछ पैसे दे दिए, कुछ नहीं दिए। तो 2 एंट्रीज तोड़ के भी कर सकते हो आप। यूँ कर लो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30,000, एसेट डेबिट पेएबल फॉर एसेट क्रेडिट 50,000 यकम अक्टूबर को। लेकिन ये खतरनाक एंट्री है, ठीक है। इससे एडिशन में आप मिस कर सकते हो कोई एक आधी चीज़, हो सकता है डेट मिस कर जाओ, आगे पीछे कर जाओ। तो बेहतर क्या है, आप ये एंट्री इस तरह से कर दो, यकम अक्टूबर 11 को प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 80 से, कैश क्रेडिट और पेएबल क्रेडिट दोनों सही हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एंट्री करनी ऐसी चाहिए, अब आप बड़े हो गए, ठीक है। कंबाइन करें एंट्री को। परचेज डेबिट 80 रुपये का एसेट आया, कुछ पैसे पे कर दिए और बाकी क्या है, पेएबल। अच्छा, अब ये ना हैंड आउट पे लिख लिया करें, ये एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है ना, जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है उसको रजिस्टर के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, हैंड आउट पे छोटा साथ करके लिखा करें। ये एंट्री छोटी छोटी साथ करके हैंड आउट पे लिखा करें, जो गुम जाना है फिर। इसीलिए ना मैं बुक के अंदर डाल रहा हूँ ये लेक्चर नोट्स। सारे शायद नाम ही डाल सके, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो हर दफ़ा नहीं पढ़ी रही होती हैं, लेकिन जितने पढ़ सकें वो डाल दिए मैंने। जो मैक्सिमम वहाँ पे आपके बुक पे नोट हो जाए वही फ़ायदा है, क्योंकि ये फिर ये गुम जाते हैं फिर आपसे। अच्छा जी, अब एसेट अकाउंट के अंदर इसको प्रेजेंट करना है। क्या मतलब, ये एंट्री हमने एसेट अकाउंट में जो करनी है, ठीक है, उसको कैसे करें। देखें जी, इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ओपनिंग हमारा अकाउंट पड़ा हुआ था ना, अकाउंट ओपनिंग इसमें आ रहा था, ठीक है। अब 3 तरह से हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले तरीका, पहला ऑप्शन, हम एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 30 और एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये वाली जो एंट्री सामने आ रही है, अलग अलग इनको शो करें। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छी एंट्री है, दोनों डेबिट क्रेडिट इसमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आप ये ना करना चाहो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप लिखो कैश एंड पेएबल और इकट्ठा 80 लिख लो, एक ये भी ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है, टाइम सेविंग है, ठीक है। एक और ऑप्शन भी है और वो ये है कि आप लिखो यहाँ पर एडिशन, बस कहानी ख़त्म। एडिशन तो हो गया ना इस दिन, फिक्स एसेट में एडिशन हो गया कि नहीं हो गया, और 80 लिख लो। ये तीनों ही सही हैं, इन तीनों के करने पर पूरे नंबर मिलेंगे। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आप अपना लो, मैं आपको हमेशा ये ऑप्शन की तरफ लेके जाऊंगा, मुझे ये पसंद है। बाकी आपकी अपनी पसंद भी हो सकती है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हैं इस एंट्री को प्रेजेंट करने के एसेट अकाउंट में, लेकिन हम इसको एडिशन लिख लिया करेंगे, ठीक है ना। ये आज बात तफसील से होगी। अब ये कई बार इस तरह की एंट्री जब आएंगी तो फिर मैं आपको बस मैं ये लिख दिया करूँगा एंट्री, ये फिर मैं बताया नहीं करूँगा इस तरह से तफसील, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। चलें आगे। चलो फिर अब सवाल के अंदर लिखते हैं ना अब इसको, अगर आ गई है ऑप्शन तो। क्या धोखा दिया यार तुमने, ब्लू के ऊपर ब्लैक ढक्कन लगाया हो। अच्छा जी, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट कैश या पेएबल की बजाय एडिशन लिख लो, बस एडिशन यकम अक्टूबर 11, ठीक है, समझ आती है। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ें जी, 1 मिनट है आप वाला। कल बता के भेजा था वैसे ही, फिर भी पढ़ो पढ़ो कोई बात।
जी बच्चों, अ मशीन दैट वाज परचेज फॉर 2 लाख एंड इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 ऑन यकम अगस्त 9 वॉज फुल्ली डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। फुल्ली डिस्ट्रॉयड के अंडरलाइन करके लिखो, मुकम्मल तबाह। पठान कहेंगे तबाह दे, बर्बाद दे, यानी कि इधर ऐसी ऐसी डिस्ट्रॉय हुई है मशीन कि इसके पल्ले कख नहीं रहा, कुछ भी नहीं आया। कबाड़िए वाले पैसे भी नहीं लिखने पसंद किए उन्होंने कि स्क्रैप में बेच दी हमने, ठीक है ना, बस फुल्ली डिस्ट्रॉयड। वो आग लगी होगी और स्वाह होगी स्वाह, राख, ठीक है, जो भी है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये डिस्पोजल है कि नहीं है? दिस इज अ डिस्पोजल। क्यों? देखो IS 16 कहता है कि आप जब एसेट आपका बिजनेस से निकल जाता है तो उसको डी रिकग्नाइज करो। जैसे कहता था आने पर रिकग्नाइज करो, रिकॉर्ड करो, ऐसे ही कहता है जाने पर डी रिकग्नाइज करो, यानी डिस्पोजल की एंट्री करो। अब जाने के कई तरीके हैं। कभी एसेट बिक के चला जाता है, बिक के, कभी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में चला जाता है, कभी जल के चला जाता है, कभी सैलाब आया बह के चला गया, कभी चोरी हो गया, कभी फुली डेफिसिट कहीं नहीं जाता, हमारे पास ही होता है, ठीक है, कभी जलजला आया ज़मीन में धंस गया, कभी आग आई, आग लगी, राख हो गया। ये सब रास्ते ही एसिड के बिजनेस से निकलने के ही हैं। बिजनेस से ताल्लुक खत्म हो जाता है एसिड का, बिकने से भी, एक्सचेंज से भी और डिस्ट्रक्शन से भी। बस बिकना या एक्सचेंज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्पोजल है, जबकि डिस्ट्रक्शन एक एबनॉर्मल कोर्स ऑफ डिस्पोजल है तो डिस्पोजल ही, ठीक है। अब ये एक छोटी सी बात, पहले तो ये बताओ डिस्पोजल है तो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को हमने क्रेडिट करना है। अच्छा चलो, बुक वैल्यू को क्रेडिट करना है, लेकिन बुक वैल्यू बनाने के लिए कॉस्ट को डेट ऑफ परचेज से डेफिसिट करके लाना तो पड़ेगा ना, ठीक है। कॉस्ट, पहले तो ये सवाल बताओ कॉस्ट कितनी है? 2 लाख ना। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, कल समझाया था। तो हमने जिस दिन इसको डेफिसिट करना शुरू करना है ना, यकम अगस्त 9 पे खरीदा था, तो यकम अगस्त 9 पे जो कॉस्ट लिखनी है वो 2 लाख की बजाय 2,10,000 लिखनी है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं, अगर डिस्पोजल डिस्ट्रक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया एसिड, तो जर्नल एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें जी, पहली बात ये पता होनी चाहिए आपको कि डिस्पोजल किस किस तरीके से हो सकता है। हमने सिंपल डिस्पोजल पढ़ा हुआ है थ्रू सेल, ठीक है, और थ्रू एक्सचेंज भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन। अब तुमने जमाई ली ना, तुम्हारी खैर नहीं है पठान के बच्चे। अच्छा जी, डिस्पोजल मैंने कहा बिक कर हो या जल कर हो, एक्सचेंज नहीं है, ये एक जैसे ही है, ठीक है। क्या मतलब? अगर एसेट चला गया है जिस मर्जी तरीके से गया है तो उसको किताबों से निकालना पड़ेगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा एसेट की कॉस्ट से, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा उस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेफिसिट से, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो, और अगर बुक वैल्यू बन रहा है तो बुक वैल्यू से कर देना, ठीक है ना। अच्छा, फिर कैश अगर आया तो कैश डेबिट करोगे और गेन या लॉस को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये मैंने एंट्रीज लिखी हैं, ठीक है। इन एंट्रीज में कोई फर्क नजर आता है आपको? इन एंट्रीज में कोई फर्क नजर आ रहा है जी? कोई फर्क नहीं है, जर्रा बराबर फर्क नहीं है। क्या मतलब? एसेट बिका है या जला है, बिजनेस से तो गया ना, तो जाने पर उसकी कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाल देते हैं, उसकी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल देते हैं। कैश आता है जो, उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश कहाँ से आएगा? जरूरी तो नहीं कि तबाह दे इतना हो कि बिल्कुल कुछ ना बचे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तबाह भी हो जाए तो कभी कभी कबाड़िया पैसे दे जाता है, कोई पैसे तो आ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एंट्री बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बीच में जो चीज़ आ सकती है टेक्निकल, अगर एसेट डिस्ट्रक्शन के थ्रू बिके, यानी अब नॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल ना, नॉर्मल तो नहीं है, तो इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है वो आ जाती है आपका इंश्योरेंस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट का। इंश्योरेंस कंपनी का होना ये एक एडिशनल चीज़ आ सकती है। क्या मतलब? बिजनेसेस जो होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो अक्सर जो है वो अपने एसेट्स को इंश्योर करवा के रखती हैं, ठीक है। तरीकाकार ये होता है कि नॉर्मली सालाना बुनियादों पर कुछ प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिया जाता है, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं
वो आपको कवर देती हैं एबनॉर्मल लॉसेस के अगेंस्ट। अगर आपका कोई एसेट जी ख़राब हो गया, जल गया, चोरी हो गया, बह गया, कुछ भी हो गया उसको नुकसान, तो हम आपका नुकसान भरने में आपकी मदद कर देंगे, नुकसान भर देंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसके अंदर फिर दो सिनेरियोज हैं। सिनेरियो वन, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप रोते रोते गए, हमारा एसेट जल गया, उन्होंने कहा अच्छा चुप करो, ये पकड़ो इंश्योरेंस क्लेम और जाओ। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कैश पे कर दिया है तो मुझे बताओ, कैश चाहे बशीर से आए चाहे इंश्योरेंस कंपनी से आए, कोई फ़र्क है? वो बशीर को बेच के, सूडान में भाई साहब बैठे हुए थे, बशीर भाई सूडान वाले, हमने उनको बेच दिया एसेट, उनसे कैश आ गया, और इधर इंश्योरेंस वालों ने जलने पर कैश दे दिया, तो जर्नल एंट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा हो ना, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है कैश, तब भी जर्नल एंट्री सेम है। सिर्फ एक छोटा सा मसला क्या आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोते रोते जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं अच्छा आप पैसे ले जाना, अभी नहीं, अभी दिए नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज कर लिया है और उन्होंने लिख कर दे दिया है कि हम आपको पैसे दे देंगे। तो फिर जब वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो फिर हम भी खुद को एंटाइटल्ड फील करेंगे, बोलो। तो छोटा सा फर्क जो सेंट्री में इस सूरत में आ जाएगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पे नहीं किए, एग्री किया है पे करने का, तो बस फिर आप कैश की बजाय रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे। उस रिसीवेबल का नाम होगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ठीक है ना, कोई भी नाम हो सकता था, यही बस मुझे मुनासिब लगा। ठीक है, तो ये सिर्फ छोटा सा फर्क है इसके अंदर, अगर आप ये नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नजर आ रहा है? ये छोड़ो, इंश्योरेंस कंपनी वाले को छोड़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पहले लिख लो, यहीं से समझ आ जाएगी। इंश्योरेंस वाले कभी पैसे दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो मतलब देने का वादा कर लें और जब पैसे आ जाएंगे, अच्छा सुनो, तस्वीरें उतारने वालों सुनो, अगर पैसे आज नहीं दिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट किया, कल को पैसे जब आएंगे तो क्या करेंगे? रिसीवेबल को क्रेडिट करके कैश को डेबिट कर लेना, मसला क्या है? ठीक है जी, क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन। बेटा नहीं होता तो वो केस क्या है, कैश या तो कबाड़िया दे जाएगा या जीरो होगा। कैश नहीं आया तो क्या जर्नल एंट्री नहीं होगी, जीरो हो जाएगा। कोई कैश नहीं आया, सारा ही नुकसान जो हमारी ट्रांजैक्शन में भी होने लगा, नुकसान ही है। तो तबाह दे, बर्बाद दे, बल्कि भाई कह रहे थे। अच्छा चलें जी, अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल ख़त्म करें ना, परे जान छुड़ाएं जी। अच्छा जी, अब ये 1 दिसंबर को मशीन ये जो है ना डिस्ट्रॉय हुई है। ठीक है, तो 1 दिसंबर को हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है, 1 दिसंबर 2011, और डिस्पोजल अकाउंट को, अच्छा देखो डिस्पोजल अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं ऐसे बना देता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए, वो भी सिर्फ ये पहले वाला, ये आप पे होमवर्क है, जितने डिस्पोजल अकाउंट हो आप घर पे बना लेना, तसल्ली कर लेना। ठीक है ना, डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, पढ़ लो रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मैं बना के काट दूंगा, ये सिर्फ आपके लिए ज़रा रिवीजन हो जाए, ताकि बुक वैल्यू वाला अकाउंट सवाल कर रहे हैं ना, रिवीजन हो जाए ज़रा। ठीक है, तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से, कॉस्ट से नहीं, बुक वैल्यू से, क्योंकि एसेट अकाउंट किस बन रहा है? बुक वैल्यू पे। इसमें ओपनिंग भी बुक वैल्यू पे होगा, इसमें क्लोजिंग भी बुक वैल्यू पे होगा, सिर्फ कॉस्ट पे सिर्फ क्या होता है? एडिशन। ठीक है, अच्छा जी, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी से बुक वैल्यू आएगी, एक्यूमुलेटेड एक्शन की जगह खाली होगी, वो नहीं आना, होता ही नहीं है। ठीक है, कैश आएगा तो कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और गेन लॉस निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है सवाल के अंदर, ये दिमाग में बनाना हो तो बना लेना। ओके, अच्छा चलो, अब हमें चाहिए जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू, डेट ऑफ सेल की। तो वर्किंग नंबर 1, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल जी, किस दिन खरीदा था? 1 अगस्त 2009, कॉस्ट थी इसकी 200 जमा 10, ये कल पड़ा है। ठीक है ना, तो 210 इसकी कॉस्ट आ गई। फिर 30 जून 2010 आना है, 9 का जून तो गुजर गया हुआ है, तो 30 जून 10 इसकी ज़िंदगी में आएगा, अगला एंड ईयर। तो डेप्रिसिएशन 210 का
15% इंटू जनवरी फरवरी सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने यहाँ तक हो गए और 6 महीने आ गए, 11 महीने डेप्रिशिएट करना था इसको। 11/12 जी बेटा, मैंने ना 210 लिखा हुआ ऊपर, अपने आंसर नहीं बताने। 210 को कैलकुलेटर सब मुलाजिम सिर्फ ना करें कैलकुलेशन और एक मुलाजिम लिखने पे ना लगा हो, सब कैलकुलेटर यूज किया करें। कहा भी है 29 कर लो, 28.8 समथिंग है, देख लो। 210 का 15% 11/12 किया है। चले जी 181 ये बुक वैल्यू आ गई। फिर 30 जून 2011 आया, डेप्रिसिएशन लगेगी 181 के ऊपर रेट लगेगा। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 15% जी 27। राउंड करो, कोई पॉइंट नहीं यूज करूंगा मैं। बुक वैल्यू बता दो 150 और ठठक के रुक गए हम, क्योंकि ये 30 जून 11 जो है यही तो है वो, यही तो है वो, यही तो है वो जिसके साथ मैं रेड मार्कर लेने गया था, जिसके साथ हम लिखते हैं यकम जुलाई 11। बस ये जुलाई वाला जून वाला साल वैसे बड़ा तंग करता है ना, इधर भी 11 इधर भी 11। ओ भाई इधर गौर करो, 30 जून से अगला दिन यकम जुलाई। अब तो टेक्स्ट पढ़ लिया, अब तो जून वाला साल तंग नहीं करना चाहिए आपको जी। पढ़ लिया मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन 30 जून वाला साल में कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था जी। किस दिन बिका? यकम दिसंबर 2011। दिसंबर ले मत लेना, यकम दिसंबर, पूरा दिसंबर कहां से आ गया? वो तो 30 नवंबर तक हुआ। अगर परेशानी हो ना तो 30 नवंबर लिख लिया करो, परेशानी हो तो 30 नवंबर लिख लिया करो, यकम दिसंबर ना लिखा करो। यकम दिसंबर लेकर सारा महीना नहीं डेप्रिसिएट कर देना आपने इसको, ठीक है ना। तो कितने महीने डेप्रिसिएट करेंगे? 5 महीने। तो डेप्रिसिएशन 154 का 15% इंटू 5/12 जी 10 144। दिस इज बीवी ऑफ डिस्पोजल जी 144 वर्किंग नंबर 1। देखो इधर डेबिट होगा 144, कख नहीं आया तो सारे का सारा लॉस। ये वो आपका क्वेश्चन था जो 3rd 4th रो में बच्चे जो बैठी हुई है जी। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर क्या चली जाएगी? 144। सारा ही नुकसान हो गया। लेकिन भाई ये बनाना नहीं था, प्लीज कोई ना बनाए। बनाना हो घर जाके होमवर्क में बना लेना सारे डिस्पोजल अकाउंट। सवाल ने मांगा ही नहीं है हमसे, देख लो कहीं लिखा हो डिस्पोजल अकाउंट, सिर्फ प्लांट मशीनरी अकाउंट मांगा है उसने, ठीक है। चलें आगे। यकम फरवरी पढ़े 30 सेकंड में, छोटी सी ट्रांजैक्शन 30 सेकंड में पढ़े। जी सम पुरानी मशीनरी बुक वैल्यू ऑन यकम जुलाई 11। हमारे साल के पहले दिन बुक वैल्यू है 20,000, वॉज सोल्ड फॉर 8,000। ओ नो, कॉस्ट ही गिवन नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टाइम ही खत्म हो गया। अब तो कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसेट अकाउंट बन रहा है बुक वैल्यू पे। हमने निकालनी भी क्या है? बुक वैल्यू। करनी भी होती तो ना कर सकते, बिकॉज डेट ऑफ परचेज इज मिसिंग। तो हैंडआउट वाले छोटे छोटे सवाल वो आम सवाल नहीं होते, वो पास पेपर के सवाल भी वैसे ही सवालों में से बन रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीजें वही आ रही होती हैं, आपको पता है। छोटे छोटे सवालों में हम तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्सेप्ट लेते आते हैं। देखो ना, पास पेपर का सवाल करने के लिए हमें 10-12 लेक्चर लगे फिक्स एसिड के, तब वहाँ इस काबिल हुए। तो चीज़ें छोटी छोटी सीखी जाती हैं, फिर उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से सवाल बड़े बड़े बन रहे होते हैं सारे, ठीक है। तो भाई डिस्पोजल है और डिस्पोजल की हमें चाहिए बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। और उल्टा काम आसान हो गया है, यकम जुलाई 2011 पे उसने बुक वैल्यू, वो जिसको हम लिखा करते हैं यकम जुलाई रेड से 11, वो उन्होंने खुद ही बता दिया आज। मैंने वैसे आपकी तसल्ली के लिए फिर भी लिख लिया यकम जुलाई 11 रेड से। हमारी निशानी जो यही है, हम ओपनिंग डेट के साथ यकम जुलाई लाल वाला लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं ना। जाग रहे हैं मुंडिया जी। कितनी बुक वैल्यू? 20। देखें यहाँ पर भी दिखाया था इनको, ये 20,000, ठीक है, 20,000 20। अब किस दिन ये बिक गया? यकम फरवरी 12 को। तो भाई फरवरी मत ले लेना, अगर परेशान हो तो 31 जनवरी लिख लो,
फरवरी मत ले लेना जी। डेप्रीटिएशन 20 इंटू 7 6 वालों, जनवरी तो है, फरवरी नहीं लेना जी। 2 18 ये इस डिस्पोजल की बीवी आ गई। 18 डिस्पोजल बुक वैल्यू वर्किंग ट्यूब 1 फरवरी 12। डिस्पोजल का अकाउंट घर बनाना, मैं क्यों बनाऊं, मैं टाइम बचाऊंगा। वैसे ये बुक वैल्यू डेबिट होगी और कैश दिया हुआ है कितना 8000 क्रेडिट होगा, 10000 का नुकसान है। क्यों 18000 वाली चीज हमारी 8000 में बिके, 10000 का नुकसान ही है ना, वो घर बना लेना। लो भाई सवाल खत्म, सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस रह गया कैलकुलेट करना। सवाल खत्म, एकदम से खत्म, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, क्लास खत्म होने वाली है। तो जी इधर देखें, सुने अगला साल आपने करना है ना, अगले साल में मैं ओपनिंग बना दूंगा, ये ट्रांजैक्शन डिस्कस कर, क्योंकि रिपीटिशन थी। एक सवाल क्लास में पहले करवाया था बुक वैल्यू का, एक और करवाना मैं चाह रहा था, वो मैंने करवा दिया, ठीक है ना। अभी डेप्शन कैलकुलेट करनी है, खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी, वर्किंग 3 आप करेंगे तो आप तो घर पे करेंगे, वर्किंग 4 भी, उसमें अगले साल का डिस्पोजल है ना, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल तो खत्म हो रहा है यहाँ पे। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12 हमारे साल, मेरे साल ऑन ओपनिंग एसेट्स, बस काफी है, डिस्पोजल हो तो माइनस कर लेते हो आप। हाँ जी, मेथड कौन सा, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल लिखे सीखेंगे नहीं, अब अंग्रेजियां इतना टाइम नहीं तो हमारे पास आया करें, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करना है। अच्छा, अगर अभी तक याद नहीं हो तो लिख लिया करो, लेकिन मैंने अब लिखना छोड़ दिया। तो ओपनिंग बुक वैल्यू रेडीली अवेलेबल 5660, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 154, हमने जी वर्किंग 1 में बड़ी मेहनत से ये निकाला, माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल नंबर 2 जी, ये सवाल ने निकाल के दे दिया था, कोई वर्किंग का रेफरेंस ना दो, सवाल ने दिया हुआ था ये 20, ठीक है, इंटू 15% 823, ओके। उसके बाद ऑन एडिशन 80 या तुस्सी जो भी है, यकम अक्टूबर को आया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और फिर 30 जून तक 6 महीने, 9/12 जी। पंजाबी वाली 9, तुम्हारा दिमाग उधर ही रहता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना तुम्हारे अम्मा अब्बा की फिर 9 10 वर्किंग 1 से आया और 2 वर्किंग 2 से आया, टोटल 12, ग्रैंड टोटल 844। एंट्री बोल दो जरा, दिल ठंडा कर दो मेरा। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड नहीं करना, एसेट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट, वर्किंग नंबर 844, 30 जून 12 और 30 जून 12 पर क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए काइंडली। 4734 कंफर्म करें जी। एक मुलाजिम ने कैलकुलेट किया, दूसरे ने लिख दिया, आप कंफर्म तो कर दें सारे जी। अगला साल यकम जुलाई 12 ब्रॉड डाउन 4734 होगा। एडिशन कोई है नहीं, एक डिस्पोजल है, उसको रिकॉर्ड करना, डिस्पोजल की एंट्री से वर्किंग करोगे, डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग करोगे, सवाल खत्म। हुए कंफर्टेबल थोड़ा सा? ट्रांजैक्शन पढ़ लो जरा। 30 नवंबर 12 पे आ मशीन इंपोर्टेड ऑन यकम जुलाई 10, पुरानी बात है, वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 63,000, सेल प्रोसीड्स है। द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 70,000, वेयर एज इम्पोर्ट लेवीज अमाउंटेड टू 5,000 जी। जो हम स्टार्ट करेंगे ना वर्किंग यहाँ से, यकम जुलाई 10 लिख कर, हाँ यकम जुलाई 10 को यहाँ पर, तो 70 जमा 5 75 से कहानी शुरू करेंगे। ये बिल्कुल इम्पोर्ट ड्यूटी भी ये वापस नहीं हुआ करती, एसडी कॉस्ट में ऐड होंगे, ठीक है। बाकी तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद जी हमारा कल वाला हैंड आउट आता है,
कल वाले हैंडआउट के अंदर ये जो एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल में कोई समझ नहीं आई तो बताएं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस तो मैंने कहा हुआ है ना आपको कि वो फिलहाल मैंने करवाया नहीं। और कोई इसमें कितने बच्चों ने ये सवाल एग्जाम्पल अटेम्प्ट की थी? किस कोई ऐसी चीज जो एम्बिगुअस हो, पूछ लो। आसान सवाल है लेकिन ये होमवर्क है, स्टिल होमवर्क है। मैंने इसको आज इसको कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया इस एग्जाम्पल को? कम है ना, बाकी भी करें ताकि जो सवाल भी हो आपके यहां तक के एरिया के मंडे को कर लें आप। एक बार रिवीजन शुरू होगी तो फिर नहीं। जी बेटा बोलो जी। लाइसेंस जो है वो लिखा हुआ है फी फॉर द ईयर है, हर साल पे करते हैं, ये नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे इंश्योरेंस हर साल पे करें तो वो एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते, बल्कि मैंने आपको कहा था इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ही वो वाहिद इंश्योरेंस है जो एसडी कॉस्ट में ऐड होती है। ओके, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। और जी एडजस्टेबल है तो ऐड नहीं करेंगे, नॉन एडजस्टेबल होता तो ऐड कर देते। कल क्लास ली थी ना, याद आया? सब याद आया? और जी अच्छा जी, ये भी ये कल है ना, ये कल पे ही रहने दो। अभी ये तीनों पॉइंट्स ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने नया आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, हालांकि ये बात हो सकती थी आसान थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया नया। ओके, अच्छा। होमवर्क के अंदर ये पहला क्वेश्चन है जी, देखें ये सेम क्वेश्चन था, मैंने कहा अकमल ब्रदर्स वाला। देखो, ऑन 1 अप्रैल 18 एन ओल्ड मशीन हैविंग, कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया था? नहीं कर रहे होमवर्क आप लोग यार, एक सवाल करके आगे होमवर्क कर लिया आपने। बहरहाल देखो डिस्कस कर रहा हूं, इसका सोल्यूशन मंडे को मिलेगा, लेकिन आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैं आई एम क्वाइट श्योर। देखो तो सुनो, ये सवाल बिल्कुल वैसा अकमल ब्रदर जैसा, सिवाय इस ट्रांजैक्शन की ये नहीं थी। देखो, ऑन यकम जनवरी 18 बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेशन इज 12,700 एंड 6240, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 18 an old machine having fair value of 340 is exchanged with a new machine, exchange transaction है। The balance was paid through a check of 680, the list price of new machine was 1130, old machine was acquired at 17 on यकम सितंबर 15। अब exchange की transaction है, fair value of new भी given है 1130 और fair value of old भी given है। क्या सिखाया हुआ है? fair value of new को इग्नोर करो, ओल्ड की फेयर वैल्यू 340 है प्लस कैश पेड 680, 1010 पे आपने नए एसेट की कॉस्ट एसेट अकाउंट में डेबिट कर ली, ठीक है। सही हो गया, बाकी सारी कहानी वैसे ही है। ये सेम ट्रांजैक्शन है कि नहीं अकमल ब्रदर वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन यकम 31 अक्टूबर 18 another machine was sold for 334, it was acquired on यकम जनवरी 15 and had a net book value of 512 on यकम जनवरी 18। हाँ भाई, बुक वैल्यू गिवन है, हमें तो कॉस्ट चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट भी देखो सेम है, वैसे ही कॉस्ट का अकाउंट अलग बनाना है। तो बुक वैल्यू अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेट ऑफ परचेज अवेलेबल है। अकमल ब्रदर वाले सवाल में सिखाया था 100% वही निकालोगे, सिर्फ फिगर्स बदली हुई हैं, सेम सवाल है। देखो आगे भी वही बात, अ कॉस्ट ऑफ 25 वॉज इनकर्ड ऑन इट्स डिस्पोजल कॉस्ट है। क्या किया था? सेल मशीन में से माइनस कर दिया था, ठीक है। परसेंटेज में इतना आता है? अच्छा चलो, बाहर ए डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, अब नई ट्रांजैक्शन जो थी वो ये है, ठीक है जी। 2-3 बातें इसमें भी अहम थी, ठीक है। वो क्या है जरा एक दफा देख लेते हैं जी। सबसे पहले यकम फरवरी 18 पर प्लांट एक्वायर किया, ठीक है, यानी यकम, ये आवाज़ फिर बंद हो गई है भाई, उनकी आवाज़ बंद हो गई है, उनकी आवाज़ बंद हो गई है, ठीक है। सेल तो ये ऑन है। भाई ये सही नहीं है, देखो। अच्छा जी सुने, उनको जाके कहें कि देखते रहे, मुझे पता है, मुझे पता है, उन्हें कहें देखते रहे, देखते रहें, जाके बोले उनको देखते रहें। भाई आप आमिर करें इसको ऑन किसी तरह। अभी आवाज ओके जी। यकम फरवरी 18 को एसिड खरीदा,
ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज अलाउड। इसका मतलब क्या बताया था कि आप 10,000 में से इस 5% ऑफ 10,000 को माइनस कर दो, फिर बंद हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 95%। क्या आंसर आता है? उसके बाद फ्रेट चार्जेस, कंसल्टेंट फी, इंस्टॉलेशन, ये ऐड होने थे, एडमिन, स्टाफ ट्रेनिंग, ओपनिंग सेरेमनी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये सब मिलकर बन जाएगी कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, 1 फरवरी को खरीदा, उसके बाद कहता है प्लांट वॉज रेडी फॉर यूज 1 अगस्त 18। ठीक है, 1 अगस्त 18 पे क्या हुआ? रेडी हुआ। ओके, रेडी हुआ। तो इस दिन आप एंट्री पास करोगे प्लांट डेबिट, प्लांट मशीनरी जो भी है, ठीक है, और कैश क्रेडिट इस अमाउंट से। ठीक है, सही है। इसको ट्राई करना है। ओके, मैं आ रहा हूं उधर, मैं आ रहा हूं उधर। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस सवाल को ट्राई करना है। शंग्रीला वाला भी कल डिस्कस करूंगा। ये देखो, अब देखो 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 प्लीज, ये होमवर्क है। ओके, इस सवाल में कोई इतनी जान नहीं है। बहरहाल ये होमवर्क डिस्कस करूंगा मंडे को, फिर ही आगे जो भी चीज आपको दी हुई है क्लास वर्क या होमवर्क, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्कस किए बगैर आगे जाए। ओके, जब तक एक भी चीज मौजूद है आपकी तरफ। इधर देखो, अभी रुक जाओ, एक छोटी सी बात करनी है। अच्छा जी, इसमें एक एलसी ओपनिंग चार्जेस है, नई चीज। भाई अगर बाहर से एसेट मंगवाएं तो बैंक के थ्रू मंगवाना पड़ता है, बैंक उसके कुछ चार्जेस लेता है। एलसी ओपनिंग चार्जेस कहते हैं, एसडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। मिस हैंडलिंग की वजह से कोई खर्चा हो, उसे एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, तो हम 5 टोटल में से ये 0.8 माइनस करेंगे। अगली चीज जहां जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि 1 फरवरी को एसेट रिसीव होता है, 1 अप्रैल को रेडी टू यूज होता है और 1 मई को एक्चुअली यूज करते हैं। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने की रेलेवेंट डेट है रेडी टू यूज होना। ना रिसीव के दिन से शुरू करेंगे, ना एक्चुअली यूज अगर लेट शुरू किया तो उस दिन से शुरू करेंगे। ओके, ये सवाल के अंदर आपने ध्यान करना है। बाकी तो मैनेजर की सैलरी आपने इग्नोर करनी है, पता ही है, बताया हुआ है आपको, क्योंकि ये पर मंथ सैलरी वाला है, कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं थी इसकी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं थी। स्टाफ ट्रेनिंग भी इग्नोर होगा और लाइफ दी हुई है, डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। सिंपल क्वेश्चन है। टफ टाइम जिस क्वेश्चन ने आपको देना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, मार वाला, क्योंकि इसके अंदर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आउटपुट है। ठीक है, तो बहरहाल सवाल सारे के सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करके, हिम्मत करके, जो भी मसला होगा डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर ही आगे जाएंगे। जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी हम घर नहीं जा रहे। अल्लाह हाफिज।